दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मदरसे की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मिस्त्री का काम सीखने के लिए अपने गांव से प्रतिदिन पैदल ही शहर जाने लगा था। शहर जाने पर उसने शहर की रौनक और रंगीनियां देखीं। बड़े बड़े मकान देखे। साफ सुथरे कपड़ों में आते जाते लोगों को देखकर वह सोचता, जब वह काम सीखकर कुछ कमाने लगेगा तब अपने लिए ऐसे कपड़े बनवाएगा जिसे जो भी देखे तो देखता रह जाए। शाम को जब वह शहर से अपने गांव लौटता तो उसका दिमाग इसी गुंधुन में लगा रहता कि उसके कपड़े कैसे होने चाहिए जिसे लोग देखें तो देखते ही रह जाएं। एक दिन शहर से लौटने में उसे थोड़ी देर हो गई। उस्ताद ने उस दिन उसे शहर घुमाया और अफीम के अड्डे पर भी ले गया। उस दिन उस्ताद को कहीं से पैसे मिले थे। उन पैसों को पाकर वह बहुत खुश था। मुल्ला नसीरुद्दीन शहरी जीवन के बारे में बहुत कम जानता था। उस दिन अपने उस्ताद के साथ उसने बहुत कुछ नया देखा था। उसका उस्ताद अफीमची था। जब वह नसीरुद्दीन को शहर घुमा रहा था तभी उसे अफीम की तलब महसूस हुई। वह नसीरुद्दीन को साथ लेकर अफीम के अड्डे पर पहुंच गया। खुद तो अफीम खाई ही, थोड़ी सी अफीम नसीरुद्दीन को भी चटा दी। अफीम खाने के थोड़ी देर बाद ही नसीरुद्दीन को यह दुनिया हसीन लगने लगी। सब कुछ अच्छा अच्छा सा दिखने लगा। इससे पहले मुल्ला नसीरुद्दीन ने कभी कोई नशा नहीं किया था। अफीम की पिनक में उसे यह दुनिया बहुत बदली हुई सी लग रही थी। उसके उस्ताद पर भी अफीम की धुन की सवार हो गई थी। वह लगातार गाना गाए जा रहा था। खुद अपने मुंह से गाने के साथ चलने वाला संगीत भी बजाता और फिर ऊंचे स्वर में कुछ गाने लगता। आवाज उसके मुंह में फंसती हुई निकलती जिससे यह समझ पाना मुश्किल होता कि वह गा क्या रहा है। किसी तरह मुल्ला नसीरुद्दीन अपने उस्ताद को उसके घर छोड़ आया और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। शहर की भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहुंचकर मुल्ला को उस समय भीड़ कम महसूस हुई। दरअसल रात चढ़ आई थी। बाजार की दुकानें बंद हो चुकी थीं, जिसके कारण सड़कों पर लोग कम थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन चूंकि अफीम की पिनक में था इसलिए उसे समय का एहसास नहीं था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि रात चढ़ाई है इसलिए दुकानें बंद हो गई हैं। वह चकित और भ्रमित सा शहर के बाजार वाले इलाके से गुजरा। उसे कई बार यह भ्रम भी हुआ कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है, किंतु इस भ्रम के साथ ही वह चैतन्य होकर सड़क के दाएं बाएं देखने लगता तो पाता कि वह सही सड़क पर ही चल रहा है। इस तरह ठमकते चलते मुल्ला नसीरुद्दीन उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से उसके गांव के लिए सीधी सड़क जाती थी। मुल्ला उस सड़क पर पहुंचने के बाद आश्वस्त हुआ कि वह सही सड़क पर और सही दिशा में चल रहा है। उसने याद किया यह सड़क सीधे ऊंचे घेरे वाले कुएं तक ले जाएगी और कुएं की बाईं तरफ से खेत के बीच से निकलने वाली पगडंडी से चलकर वह सीधे अपने घर पहुंच जाएगा। यही रास्ता उसे बहुत कम समय में उसके घर पहुंचा देगा। आश्वस्त होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन की चाल में फर्क आ गया। अब वह लंबे डग भरता हुआ चल रहा था। वह मन में सोचता, अब 10 कदम के बाद शीशम के वृक्षों की कतार शुरू हो जाएगी। गांव वालों ने श्रमदान करके इस सड़क के दोनों किनारों पर शीशम के पौधे लगाए थे। शीशम का सिलसिला खत्म होते ही फलदार वृक्षों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा ऊंचे घेरे वाला कुआं। इस तरह मन ही मन राह स्मरण करता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन कुएं तक पहुंच गया। पूर्णिमा की रात थी। मध्यरात्रि का समय था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन कुएं के पास पहुंचा और वह उस खेत की पगडंडी की ओर जाने ही वाला था जो सीधे उसे अपने घर तक ले जाती, उसके मन में ख्याल आया, चलो जरा झांक लें, कुएं में कितना पानी है। मुल्ला नसीरुद्दीन सीधे घूमा और कुएं की जगत पर चढ़ गया और उसमें झांककर कुएं के पानी का अनुमान लगाने लगा।
अभी कुएं में झांकते हुए 2-4 पल ही बीते होंगे कि मुल्ला को कुएं के पानी में चांद की प्रतिच्छाया दिखाई पड़ी। मुल्ला चौंक गया, अरे बाप रे, यह तो गजब हो गया। चांद अपनी जगह से कुएं में उतर गया है। कहते हैं कि सूरज, चांद, सितारे पृथ्वी के इर्द गिर्द एक नियम से बंधे रहते हैं। इस नियम में परिवर्तन से तो सारी सृष्टि का नियम प्रभावित हो जाएगा। फिर अपनी इस पृथ्वी पर भी तो उथल पुथल मच जाएगी। फिर हमारा घर और खेत, इन पर भी तो असर पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी भी तरह चांद को कुएं से निकालकर उसे उसके स्थान पर पहुंचाना ही होगा, तब ही रह पाएगी पृथ्वी सुरक्षित। मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने उस समय एकमात्र उद्देश्य था कुएं में डूबे चांद को बाहर निकालना और फिर चांद को रस्सी के फंदे में डालकर आसमान की तरफ उछाल देना ताकि चांद अपने स्थान पर पहुंच जाए। अफीम की पिनक में मुल्ला नसीरुद्दीन देर तक इसी गुंधुन में लगा रहा कि चांद को कुएं से कैसे निकाले। तभी मुल्ला की नजर कुएं की मुंडेर पर रखी रस्सी पर पड़ी। यह रस्सी कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी बांधने के काम आती थी। रस्सी देखते ही मुल्ला नसीरुद्दीन उछल पड़ा और आसमान की तरफ हाथ फैलाकर कहा, या खुदा, आखिर रस्सी मिल ही गई। अब मेरा काम आसान हो गया है। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने रस्सी उठाई, पानी में झोंककर चांद की गोलाई का अनुमान लगाया और फिर अपने अनुमान के मुताबिक चांद की गोलाई के बराबर रस्सी का फंदा तैयार किया तथा बहुत सतर्कता से रस्सी को कुएं में फेंका। रस्सी को दाएं बाएं घुमाकर मुल्ला ने एक झटका दिया और फिर उसे पानी से खींचने लगा। रस्सी आसानी से पानी से बाहर आ गई। चांद उसमें नहीं फंसा था। खाली रस्सी देखकर मुल्ला को निराशा हुई। उसने रस्सी का फंदा फिर से ठीक किया और फिर करीने से उसे पानी में डाल दिया। उसने फिर रस्सी खींची और इस बार भी उसे निराशा हाथ लगी। मुल्ला ने तीसरी बार रस्सी का फंदा बनाया और चांद को पकड़ने के लिए उसे पानी में डाला। संयोग से इस बार रस्सी का फंदा कुएं में किसी मजबूत चीज में जा फंसा। मुल्ला ने रस्सी खींचने की कोशिश की मगर रस्सी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े वह लगाएगा और चांद को कुएं से निकालकर ही दम लेगा। मुल्ला थोड़ा सुस्ताता फिर एड़ी चोटी का जोर एक करके रस्सी को खींचता। अंततः मुल्ला ने कुएं के मेहराब पर एक पांव को टिकाया और अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींची। बार बार जोर लगाने और ढीला छोड़ने से रस्सी जिस चीज में फंसी थी उससे एक झटके में निकल गई और जोर लगाते ही मुल्ला नसीरुद्दीन चारों खाने चित गिरा। कुएं के मेहराब के चारों तरफ बने पक्के चबूतरे पर मुल्ला नसीरुद्दीन जब गिरा तो उसके सिर का पिछला भाग पक्की सतह से टकरा गया और इस चोट से मुल्ला नसीरुद्दीन की चेतना लुप्त हो गई। थोड़ी देर तक वह चित पड़ा रहा। जब धीरे धीरे उसकी चेतना लौटी और उसने आंखें खोली तो सारा आसमान उसकी आंखों के सामने था। जमीन पर चारों खाने चित पड़ा मुल्ला नसीरुद्दीन यह देखकर अपनी पीड़ा भूल गया कि आसमान में चांद सितारों की मजलिस में अपनी पूरी दमक के साथ मौजूद है। उसने मन ही मन खुदा को धन्यवाद दिया कि यह कायनात बर्बाद होते होते बच गई। फिर वह अपनी जगह से उठा और बिना कुएं के पानी में झांके अपने घर जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। सामने आसमान में चांद दमक रहा था और चांद को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन सोच रहा था, आज मैंने समय पर नहीं देख लिया होता तो कुएं में ही डूब गया होता चांद। मुल्ला का हर कदम जो उसके घर की तरफ उठ रहा था बहुत तसल्ली भरा कदम था, जैसे उसने कोई किला फतह किया हो। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन समय भांपकर बोलने की क्षमता रखने वाला ऐसा इंसान था जिसकी बातों में रोतों को हंसा देने की क्षमता थी। दंभियों पर उसकी बातें कहर से भारी थी और असहायों के लिए वरदान। अपने इस गुण के कारण मुल्ला नसीरुद्दीन के कदरदानों की कमी नहीं थी।
जानने पहचानने वालों की तादाद बढ़ी तो मुल्ला नसीरुद्दीन के दावत पर बुलाने वालों की भी कमी न रही। 2-4 दिन पर कहीं न कहीं से बुलावा आ जाता और मुल्ला नसीरुद्दीन को दावत खाने जाने की विवशता आ घेरती। एक बार राजधानी के एक रईस के घर जलसा हुआ। जलसे का संदेश और आमंत्रण मुल्ला नसीरुद्दीन को भी मिला। आमंत्रण पत्रा भेजने वाले का नाम उसमें मोहम्मद रसूख जिलानी लिखा हुआ था। वह दुविधा में पड़ गया, आखिर कौन है यह मोहम्मद रसूख जिलानी? आमंत्रण पत्रा तो इस ढंग से लिख रखा है मानो मेरा सगा हो। इस तरह के बुलावों के प्रति मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत संवेदनशील था। आमंत्रण देने वाला चाहे गरीब हो चाहे अमीर, आमंत्रण किसी के जन्मोत्सव का हो या मरने के बाद किए जाने वाले कर्मकांड का, वह हर बुलावे पर उपस्थित अवश्य होता था। यह उसके जनसंपर्क का दायरा बढ़ाने और लोकव्यवहार का तरीका था। मगर वह मोहम्मद रसूख जिलानी की याद भी नहीं आ रही थी। राजधानी से आए आमंत्रण को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। उसकी उलझन बनी हुई थी, आखिर यह मोहम्मद रसूख जिलानी है कौन? आमंत्रण पत्र की भाषा ऐसी थी जिससे शुभा होता था कि पत्रा किसी करीबी रिश्तेदार ने लिखा है। मुल्ला सोच में पड़ा था, आखिर राजधानी में मेरा रिश्तेदार कौन है? मुल्ला इसी गुंधुन में था कि उसकी बेगम ने ताड़ लिया कि मुल्ला आज किसी उलझन में है। उसने पूछा, क्या बात है? सुबह से ही देख रही हूं, कुछ परेशान नजर आ रहे हो। क्या करोगी जानकर? तुम्हारे बस की बात नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मैंने कब कहा कि मेरे बस की बात है? अरे, उलझन बताने से ही सुलझती है। क्या पता मैं तुम्हारी उलझन ही दूर कर दूं, बेगम ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन थोड़ी देर तक अपनी बेगम का मुंह ताकता रहा, फिर यह सोचकर कि क्या पता इसे ही कुछ याद आ जाए, उसने कहा, दरअसल मैं राजधानी वाले मोहम्मद रसूख जिलानी के बारे में सोच रहा था। अरे, क्या हुआ मामूजान को? बेगम ने चैंकते हुए पूछा। मामूजान? क्या मोहम्मद रसूख जिलानी तुम्हारे मामूजान हैं? और नहीं तो क्या तुम्हारे मामूजान हैं? अरे, इतना भी याद नहीं, वे हमारे बगदाद वाले मामूजान जो शादी के बाद ही बगदाद जा बसे थे। अब 2 साल से राजधानी में रह रहे हैं। वहां अपना मकान बनाया है। सुना है बगदाद से बहुत दौलत लेकर लौटे हैं। मगर बात क्या हुई? यह अचानक तुम मामूजान के ख्यालों में क्यों पड़ गए? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे, कुछ नहीं, बस उनके घर से बुलावा आया है। दावत है उनके यहाँ पूर्णमासी के दिन। मैं उनका आमंत्रण पत्रा पढ़ के समझ नहीं पा रहा था कि मोहम्मद रसूख जिलानी हैं कौन। शादी के बाद एक आध बार ही तो मिलना हुआ है और जब भी मिला तो उन्हें मामूजान ही कहा, इसलिए मोहम्मद रसूख जिलानी नाम से उन्हें पहचान नहीं पाया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने झेंपते हुए कहा। हाँ, मेरे मायके वालों के नाम तुम्हें क्यों याद रहने लगे? अरे, तुम्हें मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद मनसुख जिलानी की याद होती तो मोहम्मद रसूख जिलानी की भी याद आ जाती। खैर, लाओ जरा वह आमंत्रण पत्र मुझे भी दिखाओ, क्या लिखा है मामूजान ने? जरा मैं भी तो देखें। बेगम ने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मुल्ला नसीरुद्दीन ने बेगम के हाथ में मोहम्मद रसूख जिलानी का खत रख दिया। बेगम ने उस खत को पढ़ा तो खुशी से उछल पड़ी। अरे, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं था, मामूजान ने तो खास तौर से मुझे भी बुलाया है। देखो इसमें कितने प्यार से लिखा है, मेरी प्यारी बिटिया को भी लेते आना। मुल्ला नसीरुद्दीन ने आमंत्रण पत्रा फिर से देखा तो पूरे खत से अलग एक जगह पर यह बात घेर कर लिखी गई थी। इस पंक्ति पर खास तवज्जो दिलाने के लिए इसे चारों तरफ से घेरा गया था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन था कि उस पंक्ति पर उसने ध्यान ही नहीं दिया था।
बेगम को खुशी से उछलते देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, राजधानी जाना है। एक ही गधा मेरे पास है। बेगम उस पर मेरे साथ बैठ नहीं पाएगी। घोड़े से जाऊं तो घोड़ा किसी से मांगना पड़ेगा। 1-2 दिन की बात होती तो चलो कोई बात नहीं थी। राजधानी जाने में 2 दिन लग जाएंगे और 2 दिन लौटने में। 2 दिन मामू जान के घर, मतलब कि पूरे सप्ताह भर की बात है। यानी 7 दिनों के लिए एक घोड़ा सहित 2 जनों की खुराक का इंतजाम करना होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, यदि बेगम मामूजान से मिलने जाने का इरादा छोड़ दे तो उसका काम आसान हो जाएगा। मगर बेगम थी कि किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुई। अंततः मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना लंबा चोगा धारणा किया, नोकदार टोपी पहनी और गधे पर सवार होकर बाजार पहुंच गया। और दिनों की अपेक्षा उस दिन बाजार में भीड़ अधिक थी। मुल्ला ने जानना चाहा कि कारण क्या है, बाजार में इतनी गहमागहमी क्यों है। पता चला कि आज सुल्तान अपने चुनिंदा साथियों के साथ बाजार में खरीदारी करने आ रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन को उम्मीद बंध गई कि कोई अच्छा काम इस बाजार में मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जेवर की एक दुकान में मुल्ला नसीरुद्दीन को ग्राहकों को जेवर दिखाने का काम मिल गया। सुल्तान की सवारी बाजार में आई, उस समय अफरा तफरी मच गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने साहूकार को गद्दी पर बैठा दिया और आनन फानन में उसने जेवर की दुकान की भीड़ हटाकर दुकान में प्रवेश की जगह खाली करा दी और बिना सेठ से पूछे ही दुकान में लगे झाड़फानूस को रोशन करवा दिया। देखते ही देखते दुकान की रौनक कई गुना बढ़ गई और सुल्तान बाजार की दुकानों को बाहर बाहर ही देखते झांकते उस दुकान में प्रवेश कर गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी नोकदार टोपी उतारकर और कमर तक झुककर सुल्तान का स्वागत किया। दुकान के लगभग सभी सदस्यों ने सुल्तान का अभिवादन किया। दुकानदार तो सुल्तान की खिदमत में बिछासा जा रहा था, मगर सुल्तान इन तमाम बातों से बेपरवाह मुल्ला नसीरुद्दीन से ही बातें किए जा रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन का अंदाजे बया रोचक, मनोरंजक और जानकारी भरा था। सुल्तान ने उस दुकान से काफी जवाहरात खरीदे और वहां से जाने से पहले मुल्ला नसीरुद्दीन से बोला, मेरा वक्त अच्छा कटा। तुमसे काफी जानकारी भी हासिल हुई। मुझे इस गांव का यह बाजार हमेशा याद रहेगा। तुम मुझे अपना नाम बताओ। क्या पता कभी तुमसे कोई काम ही पड़ जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत विनम्रतापूर्वक सुल्तान को अपना नाम पता बताया और सुल्तान को दुकान से बाहर तक छोड़ने आया। सुल्तान ने जाते समय कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैंने तुम्हारा नाम तो पहले भी सुना था मगर आज देख भी लिया। सचमुच तुम एक दिलचस्प इंसान हो। मैं तुम्हें याद रखूंगा। सुल्तान को दुकान से बाहर तक छोड़ने दुकान का मालिक भी आया था और दुकान में काम करने वाले उसके स्थायी कर्मचारी भी, किंतु सुल्तान ने उनके अभिवादन की ओर ध्यान नहीं दिया। सुल्तान के जाने के बाद दुकानदार और उसके कर्मचारी मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। दुकानदार ने सभी कर्मचारियों के सामने स्वीकार किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने दुकान में बिना कोई नई व्यवस्था के वहां उपलब्ध संसाधनों का ऐसा और ऐसी तत्परता से उपयोग किया कि सुल्तान बाजार की बड़ी दुकानों को छोड़कर इस दुकान में आ गए। सुल्तान को मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बातों से मुग्ध कर लिया। दुकानदार यह समझ रहा था कि उसकी दुकान में आकर सुल्तान ने खरीदारी की, इससे उसकी दुकान की साख बढ़ गई है। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को दुकान का सामान बिकवाने के एवज में बड़ी रकम दी और कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, इस दुकान को अपनी दुकान समझना और जब कभी भी तुम्हें काम की आवश्यकता हो बेहिचक मेरे पास आ जाना। मुल्ला नसीरुद्दीन को दुकानदार से उम्मीद और जरूरत से कई गुना अधिक रकम हासिल हो गई थी। इस रकम से वह घोड़ा किराए पर तो क्या खरीद कर ले जा सकता था।
बहरहाल रकम लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस दुकान से विदा ली और बाजार की सैर करता हुआ वह कपड़ों की एक दुकान में गया। वहां उसने अपनी बेगम के लिए कुछ कपड़े खरीदे, फिर वहां से अपने घर वापस आ गया। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर आने पर जब बेगम ने देखा कि उसके लिए मुल्ला ने शानदार कपड़े खरीदे हैं, तब वह खुशी से झूम उठी। मन ही मन वह इस बात के लिए शर्मिंदा थी कि इतने समझदार व्यक्ति को वह निठल्ला मानती रही। यह तो समय के अनुरूप आश्चर्यजनक ढंग से काम करने वाला इंसान है। मुंह से मकान का नाम लिया तो कुछ घंटों में मकान हासिल कर लेने वाले इस इंसान पर खुदा की मेहरबानी है। दोपहर तक यह शख्स सोच रहा था कि दावत में जाए तो जाए कैसे, और रात होते ही इतना कीमती लिबास लेकर आ गया है। अपनी बेगम को इस तरह मुग्ध नजरों से देखते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे कहा, बेगम, कपड़े पसंद आए? हाँ, बहुत महंगे लगते हैं। असली सोना चांदी के सलमा सितारों का इन पर काम है। भारी भी है, बरसों काम आएंगे। हाँ बेगम, यही सोचकर लिया भी। कल सुबह मैं घोड़ा मंगवा लूंगा। उस पर सवार होकर हम पहले तो बाजार चलेंगे और तुम्हारी पसंद की कोई अच्छी सी जूती खरीदेंगे। उसके बाद लौटकर तुम्हारे मामू जान के घर जाने की तैयारी की जाएगी, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। बेगम उसकी बातें सुनकर चकित रह गई और आश्चर्य से पूछने लगी, क्या कहा? मेरे लिए जूती लोगे? अरे मेरे पास कई जोड़ी जूतियां पड़ी हैं, उनमें से ही कोई झाड़ पोंछ कर पहन लूंगी। तुम मेरे लिए नहीं, अपने लिए कपड़े और जूते ले लो, यह ज्यादा जरूरी है। फिर बेगम को ख्याल आया कि इस तरह की खरीदारी के लिए तो पैसों की आवश्यकता होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पैसे कहाँ हैं कि वह ये खरीदारियां करेगा। इस विचार के आते ही वह संकुचित सी होती हुई पूछ बैठी, मगर इन सब के लिए तो पैसे चाहिए। हमारे पास पैसे हैं कहाँ? बेगम, पैसे हैं, आज अच्छी कमाई हुई है, पैसों की चिंता मत करो। यह भी सोचो कि मामू जान के लिए कुछ खरीदना है तो उसे भी हम खरीद लेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों से संतुष्ट होकर उसकी बेगम ने भोजन परोसा। दोनों ने भोजन करने के बाद बिस्तर की शरण ली। दूसरे दिन सुबह ही मुल्ला नसीरुद्दीन एक शानदार अरबी घोड़ा किराए पर ले आया। बेगम को साथ लेकर वह बाजार पहुंचा तो बाजार में एक ही चर्चा होने लगी, आज मुल्ला नसीरुद्दीन घोड़े की सवारी कर रहा है, साथ में उसकी बेगम भी है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम के साथ एक जूते की दुकान में गया तो दुकानदार ने उसकी खूब खातिरदारी की और उसकी बेगम के लिए अपनी दुकान की सबसे खूबसूरत जूती उसे खरीद दाम पर ही दे दी। बेगम की जिद के कारण मुल्ला ने अपने लिए भी कपड़े लिए। मामाजी के लिए भी उन दोनों ने उपहार खरीदे और घर लौटकर मुल्ला नसीरुद्दीन और उसकी बेगम दोनों ही यात्रा की तैयारी में लग गए। धूप से बचने के लिए शाम होते ही वे लोग राजधानी के लिए रवाना हो गए। 2 दिनों के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन पहुंच गए मोहम्मद रसूख जिलानी के मकान पर। आलीशान इमारत थी, सज्जा की भव्यता देखते ही बनती थी। मुल्ला नसीरुद्दीन और उसकी बेगम के आने की खबर सुनकर मामू जान खुद बाहर आए और उन्होंने जमाई को अपने गले से लगाया, भांजी के कंधे थपथपाए और घर में ले गए। दावत पूर्णमासी को होनी थी। पूर्णमासी आने में 2 दिनों की देर थी। वे 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। दावत का इंतजाम इमारत के अहाते में हो रहा था। अहाते में जगह जगह पेड़ लगे थे, बड़े घेरों वाले छतनार पेड़। इन पेड़ों के नीचे ही आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था होनी थी। राजधानी के तमाम बड़े लोग इस दावत में शरीक होने वाले थे। खुले आकाश के नीचे बैठकर तफरीह का मजा लेते हुए भोजन करना मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए यह परिकल्पना बहुत प्यारी थी।
मुल्ला नसीरुद्दीन अपने नए कपड़ों में सज-धज कर तैयार हो गया और नए जूते डालकर अहाते में चहलकदमी करने लगा। इसी चहलकदमी के दौरान उसकी नजर आकाश में उड़ते पक्षियों पर गई। उसने देखा कि चिड़ियों का झुंड उड़ता हुआ आता है और अहाते के पेड़ों पर बैठकर विश्राम करता है और फिर उड़ जाता है। पेड़ों के नीचे की जमीन पर उसने जगह पर सफेद चूने के ठोप जैसी आकृति का निशान देखा। उसके दिमाग में बात कौंधी कि अरे यह तो चिड़ियों की विष्ठा के निशान हैं। यदि किसी अतिथि की थाली में किसी चिड़िया ने विष्ठा कर दिया तब क्या होगा? लेकिन यह ख्याल आने में देर हो चुकी थी और अतिथियों का आना शुरू हो गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन इमारत के प्रांगण में आने वालों को उचित स्थान पर बैठाता और जैसे ही अतिथि बैठते उनके लिए दस्तरखान बिछा दिया जाता। बड़ी ही चुस्त व्यवस्था थी मामूजान की। खाना परोसा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन टहलता हुआ एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसी समय चिड़ियों का एक झुंड टिर-टिर करता हुआ आया और अहाते के पेड़ों पर बैठ गया। लगभग उसी समय एक अतिथि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आकर खड़ा हो गया और उससे पूछने लगा, क्यों भाई, यहाँ तन्हा क्यों खड़े हो? मुल्ला नसीरुद्दीन को मस्खरी सूझी और उसने मजाक में कहा, कुछ नहीं भाई, जरा इन चिड़ियों की बातचीत सुन रहा हूँ। चिड़ियों की बातचीत सुन रहे हो? क्या तुम चिड़ियों की जुबान समझते हो? उस आदमी ने संजीदगी से पूछा। हाँ भाई, चिड़ियों की भाषा समझता हूँ। एक अरसे तक मैंने चिड़ियों की भाषा पर काम किया है। उसी समय सामने के आम के पेड़ पर बैठा एक बड़ा सा परिंदा जोरों से शोर किया, टेंटेंटे हैं। उस आदमी ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, इस परिंदे ने क्या कहा, बताओगे? हाँ, क्यों नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मजाक करते हुए कहा। उस परिंदे ने कहा है, देखो मैं इस रईस की थाली में विष्ठा करूंगा क्योंकि यह परले दर्जे का कंजूस है, कभी चिड़ियों के लिए दाना नहीं डालता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात समाप्त हुई और उस आदमी ने इस पेड़ के नीचे बैठे रईस की थाली पर टकटकी लगा दी। उसके आश्चर्य का तब कोई ठिकाना नहीं रहा जब उस पेड़ के नीचे बैठे रईस की थाली में वाकई उस परिंदे ने विष्ठा कर दी। दोस्तों, करीम सेठ बुखारा का मशहूर साहूकार था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। अपना कामकाज संभालने के लिए उसने तरह तरह के विशेषज्ञों को अपने यहाँ नौकरी दे रखी थी। खुद उसके जीने का तरीका किसी बादशाह से कम नहीं था, होता भी क्यों नहीं। आखिर सेठ करीम के पास बेशुमार दौलत जो थी। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन जब बुखारा आया हुआ था तब सेठ करीम ने अपने घर पर एक शानदार दावत दी थी। उसने एक तरह से बुखारा के तमाम नामी लोगों को न्योता भेजा था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेमिसाल दाढ़ी और नोकदार टोपी के साथ ही हर फनमौला व्यक्तित्व के कारण बुखारा में अपनी अलग पहचान रखता था। सेठ करीम का आमंत्रण उसे भी मिला। दावत से ठीक एक दिन पहले सेठ करीम ने उसकी तैयारियों के लिए विचार विमर्श की जरूरत महसूस की और कुछ चुनिंदा लोगों को इस विचार विमर्श के लिए बुलाया। इन चुनिंदा लोगों में मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम भी शामिल था। मुल्ला को जब सेठ करीम का यह बुलावा मिला तो वह चकरा सा गया। आखिर सेठ करीम ने उसे विचार विमर्श के लिए क्यों बुलाया है? यह तो उसका बिल्कुल निजी मामला है। जिसे चाहे बुलाए और जो चाहे खिलाए। आखिर दावत वह दे रहा है, उसमें भला मेरी सलाह की जरूरत कहाँ से आन पड़ी? मुल्ला ने मन ही मन फैसला किया, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा। ऐसा विचार कर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना चोगा पहना, घेरेदार सलवार पहनी और नोकदार टोपी पहनकर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बाजार की तरफ निकल गया। बाजार पहुंचकर मुल्ला को वहां कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि बाजार में छोटी दुकानें तो खुली हुई हैं मगर बड़ी दुकानें बंद हैं। बाजार में चहल पहल की कमी थी। दाएं बाएं देखता हुआ मुल्ला
अपनी आदत के अनुसार दाहरी सहलाता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में उसने दो दोस्तों को बातें करते जाते देखा। दोनों मुल्ला नसीरुद्दीन से महज 2 कदमों की दूरी पर चल रहे थे। उनमें से एक कह रहा था, मेरी मान, जब तुझे सेठ करीम ने विचार के लिए बुलाया है तो चला ही जा। कमबख्त बहुत संदिल है, सनकी भी है। यदि तुम उसके यहां नहीं गए तब हो सकता है कि वह इस बात का बुरा मान जाए। और यह तो तुम जानते ही हो कि आधा बुखारा उसकी जागीर है, जिसे वह पसंद नहीं करता है, उसका तो बुखारा में रहना ही मुश्किल है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब सेठ करीम के बारे में उस व्यक्ति की ये बातें सुनी तो वह अचरज में पड़ गया और अपनी चाल तेज करते हुए उन दोनों के करीब पहुंच गया और उनके साथ चलते हुए पूछा, एक बात बताइए भाईजान, यह सेठ करीम क्या बहुत खतरनाक आदमी है? दोनों ने चौंकते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा और उनमें से एक ने मुल्ला नसीरुद्दीन से मुखातिब होते हुए कहा, लगता है आपको बुखारा के बारे में कम जानकारी है। सच कहें तो बुखारा की चांदनी का बादशाह है सेठ करीम। बुखारा के बाजार में जितने भी व्यापार चल रहे हैं उनमें आधे से भी अधिक में सेठ करीम का पैसा लगा हुआ है। पैसे की सनक सेठ करीम पर ऐसे सवार है कि किसी भी आदमी के पास वह अपना एक पैसा नहीं छोड़ता। हिसाब किताब में वह इतना खरा है कि छोटी सी चूक के लिए वह अपने कारिंदों को बड़ी से बड़ी सजा देने से भी नहीं हिचकता। इन दिनों उसे मशहूर होने की सनक लग गई है, इसीलिए वह समय समय पर दावत देता रहता है। इन दावतों से वह बस इतना चाहता है कि लोग उसे शाखर्च मान लें और उस पर जो कंजूस होने का ठप्पा लगा हुआ है वह हट जाए। सेठ करीम के बारे में मिली इन जानकारियों से मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसके पास नहीं जाने का विचार त्याग दिया और तय कर लिया कि वह सेठ करीम के बुलावे पर अवश्य जाएगा और देखेगा कि इस शख्स में ऐसी क्या खास बात है कि लोग उससे इतना खौफ खाते हैं। तभी दूसरे दोस्त ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, देखते नहीं हैं जनाब, बाजार की सारी बड़ी दुकानें इस वक्त बंद हैं। सभी दुकानदार इस समय सेठ करीम के पास दरबार लगा रहे होंगे। इतना सुनने के तत्काल बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपना रुख सेठ करीम के महल की ओर कर लिया और तेज कदमों से चलता हुआ सेठ करीम के पास पहुंच गया। जिस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन सेठ करीम के घर पहुंचा उस समय सचमुच वहां दरबार जैसा माहौल था। सेठ करीम का रुतबा ऐसा था कि बिना उसकी इजाजत के कोई बोल नहीं रहा था। बुखारा के लगभग सभी बड़े लोग वहां बैठे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन को भी एक आसन पर बैठा दिया गया। खबास उसके लिए शरबत ले आया। पहले ही घूंट में शरबत से जो तरावट और स्वाद मुल्ला नसीरुद्दीन को मिला उससे वह समझ गया कि यह शरबत कुछ खास है। मुल्ला नसीरुद्दीन धीरे धीरे शरबत के घूंट भरने लगा और वहां जो कुछ भी हो रहा था उसे संजीदगी से देखने लगा। मुल्ला जब बाजार से सेठ करीम के घर की ओर चला था तब उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह सेठ करीम को उसके दोहरे चरित्रा से निजात दिलाकर रहेगा। इसलिए वह वहां अपने लिए उचित अवसर की तलाश में था। सेठ करीम उस समय दावत की तैयारियों में होने वाले खर्चों का हिसाब करने में लगा था। उसका लेखाकार उसे हिसाब दिखा रहा था। कागज के एक लंबे टुकड़े पर फहरिस्त बनी थी जिस पर व्यय का ब्यौरा लिखा था। सेठ करीम को उस ब्यौरे में कोई त्रुटि दिखी और वह बिगड़कर लेखाकार को फजीहत करने लगा। अरे, तुम पर इतने बड़े कारोबार का दारोमदार है और तुम ऐसी गलतियां करते हो। दावत पर तो कुछ लाख का खर्च है और तुम्हारी इस चूक से कुछ हजार का ही नुकसान हो सकता है, मगर तुमने ऐसी गलती कारोबारी खाते में कर डाली तो नुकसान करोड़ों का भी हो सकता है। लेखाकार थरथर कांप रहा था। उसके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। सेठ करीम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह चीखा, तुम जैसे कामचोरों को सजा मिलनी ही चाहिए।
इसके बाद उसने उपस्थित लोगों से कहा, भाइयों, आप लोग भी आकर इस लेखाकार की करतूत इस फहरिस्त में देख लें। मेरे बारे में सभी जानते हैं कि मैं शाहखर्च आदमी हूं, मगर हिसाब किताब में बहुत पक्का हूं। थोड़ी भी गफलत मुझे बर्दाश्त नहीं है। उसकी यह बात सुनकर भी सभी अतिथि अपनी जगह पर बैठे रहे। कोई अपनी जगह से हिला नहीं, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन के मुंह से अनायास ही निकला, देखना क्या है, 3 का 5 हो गया होगा। नसीरुद्दीन की यह बात सेठ करीम ने सुन ली। संयोग था कि उसके पास लेखाकार ने जो फहरिस्त प्रस्तुत की थी उसमें एक स्थान पर 3 के स्थान पर 5 लिखा गया था और इसके कारण एक बड़ी रकम गफलत में पड़ गई थी। सेठ करीम ने आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाया और पूछा, यह किसकी आवाज थी? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मेरी। सेठ करीम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, आपने तो चकित कर दिया जनाब। आपने बजा फरमाया। इस नामुराद ने 3 की जगह 5 लिखकर घपला किया है और खुदा का शुक्र है कि यह पकड़ा गया। आप उतनी दूर क्यों हैं जनाब, आइए मेरे पास बैठिए। मुल्ला नसीरुद्दीन दूर से ही उस दरबार का जायजा लेना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जगह पर बैठे बैठे ही कहा, चकित होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो एक मुहावरा कहा था। नहीं जनाब, हम भी पारखी हैं। आप आकर हमारे करीब बैठिए। आपकी जगह तो यहाँ है मेरे पास, सेठ करीम ने अनुनय करते हुए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास अब कोई चारा नहीं रह गया, इसलिए वह अपने स्थान से उठा और सेठ करीम के पास जाकर बैठ गया। सेठ करीम ने मुस्कुराते हुए पूछा, जनाब का नाम जान सकता हूँ? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। नसीरुद्दीन। सेठ ने नाम दोहराया, नसीरुद्दीन, फिर कहा, कहीं मुल्ला नसीरुद्दीन तो नहीं? हाँ वही, संक्षिप्त सा उत्तर दिया मुल्ला नसीरुद्दीन ने। वाह जनाब, खूब मिले। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया, सेठ करीम ने खुश होते हुए कहा। तो अभी तो पास बुलाया है। पाया कहाँ? मुल्ला नसीरुद्दीन ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा। पाया नहीं तो पा भी लेंगे, सेठ करीम ने हंसते हुए कहा, मैंने जो चाहा है उसे पाया भी है। खुशी हुई जानकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मगर मैं अभी किसी की चाहत के रूप में शुमार नहीं किया गया। इतना कहने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन हंसने लगा। सेठ करीम भी मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ हंसने लगा था। उसकी हंसी रहस्यमय थी, जिससे यह जाहिर नहीं हो रहा था कि यह हंसी प्रसन्नता की हंसी है या कटाक्ष की। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास बैठाकर फिर से लेखाकार की तरफ मुखातिब हुआ है। हाँ, तो तुम क्या समझ रहे थे कि तुम्हारी यह जालसाजी पकड़ी नहीं जाएगी? मूर्ख, इस तरह की गड़बड़ी मैं सबसे पहले पकड़ता हूँ। अब तुम सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ, सेठ करीम ने बेहद ठंडे स्वर में लेखाकार से कहा। सजा का नाम सुनते ही लेखाकार की पेशानी पर पसीने की बूंदें छलक पड़ी। वह थर-थर कांपते हुए घुटनों के बल खड़ा हो गया और सेठ करीम के सामने गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, लेखा में कलम की चूक के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मगर सरकार, यह गलती किसी गोलमाल के इरादे से नहीं की गई है। मुझे माफ कर दें। गिड़गिड़ाते लेखाकार को देखकर सेठ के चेहरे पर क्रूरता का एक अजीब सा भाव उभर आया और उसने सांप की तरह फुफकारते हुए कहा, सेठ करीम, ऐसी गलतियों के लिए माफी नहीं दिया करता। सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। यह लो अपनी फहरिस्त। सेठ करीम ने कागज का वह लंबा टुकड़ा जिस पर हिसाब लिखा हुआ था लेखाकार की तरफ बढ़ाया। लेखाकार ने कागज का वह टुकड़ा सेठ से ले लिया। सेठ करीम ने कागज लेखाकार को थमा देने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए तैनात लठैत को इशारा करके बुला लिया और लेखाकार को देखकर मुस्कुराया। बड़ी जहरीली थी उसकी मुस्कान। मुस्कुराते हुए सेठ करीम की तरफ वहां बैठे तमाम लोग देख रहे थे। सबको सांप सूंघ गया था।
कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। सेठ करीम की धनलोलुपता और क्रूरता के तरह तरह के किस्से उन लोगों ने सुन रखे थे। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद सेठ करीम ने गूंजती आवाज में कहा, लेखाकार, तुमने अक्षम्य भूल की है। तुम्हारी आसान सजा यह है कि तुम अपने हाथ के कागज को इन तमाम लोगों के सामने चबाकर खा जाओ, और कठिन सजा यह है कि इस लठैत से 50 लाठियों की बख्शीश अपने बदन पर लो। दोनों सजा में से एक सजा तुम्हें चुननी है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने लिए कौन सी सजा चुनते हैं। सेठ करीम इतना रहमदिल है कि किसी से अपनी बात जबरन नहीं मनवाता, यहां तक कि सजा भी मुंहमांगी देता है। लेखाकार के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने लिए कागज खाने की सजा चुन ली। सबके सामने वह कागज के टुकड़े मुंह में रखता और उन्हें धीरे धीरे चबाकर निगल जाता। यह एक श्रमसाध्य और कष्टप्रद प्रक्रिया थी जिससे लेखाकार गुजर रहा था। अंततः सारा कागज निगलकर लेखाकार ने सेठ करीम की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो, अब क्या आज्ञा है हुजूर। सेठ करीम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम दफा हो जाओ। यहां कभी नजर आए तो लठैतों के हवाले कर दिए जाओगे। लेखाकार बहुत गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, मगर सेठ करीम ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ मुखातिब हो गया। मुल्ला साहब, हमारा कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सुई से लेकर जहाज तक हम खरीदते और बेचते हैं। बुखारा में जितने भी कारोबारी हैं, उनका कारोबार हमारे ही बूते चलता है। आज से आप हमारे लेखा विभाग का जिम्मा संभाले। मुझे आप जैसे तेज दिमाग इंसान की शिद्दत से तलाश थी। खुदा का शुक्र है कि आप मुझे मिले हैं। मगर सेठ साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं हिसाबी नहीं हूं। मैंने तो मुहावरा कहा था, आपने उसे हिसाब समझ लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सेठ करीम से अपना पिंड छुड़ाते हुए कहा। नहीं मुल्ला नसीरुद्दीन, हम भी आंख वाले हैं। ऐसे ही हम इतने बड़े कारोबारी नहीं हो गए हैं। इंसान को पहचानने की कुव्वत तो मुझ में है ही। नानुकुर से काम नहीं चलेगा। अभी से आप लेखा विभाग का काम संभाल लें। अब सारे खर्चों का ब्यौरा आपके पास पहुंचा करेगा और सारी लेनदारियां व देनदारियां आपको बता दी जाएंगी। आपके जैसे व्यक्ति को यह हिसाब किताब समझने में देर नहीं लगेगी। मुहमांगा वेतन आपको दिया जाएगा। यदि आप चाहें तो वेतन की रकम पेशगी ले सकते हैं। बेचारा मुल्ला नसीरुद्दीन पड़ गया सेठ करीम के चक्कर में। उसकी हालत यह थी कि न तो हाँ कहते बन रहा था और न ही ना कहते। अंततः 100 अशर्फिया प्रतिमाह रहने खाने की सुविधा और तीमारदारी के लिए 2 आदमियों की देनदारी पर मुल्ला नसीरुद्दीन को सेठ करीम ने लेखा विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी। मुल्ला नसीरुद्दीन उसी दिन से सेठ करीम के कारोबार का नया लेखाकार मुकर्रर हो गया। संयोग की बात थी कि मुल्ला के काम संभालते ही 10 लाख अशर्फियों की एक लेनदारी का पता चला। उसके कनिष्ठ कर्मचारी मुल्ला से पूछने आ गए कि यह डूबी रकम अब कैसे निकलेगी। 10 साल पहले पानी के एक जहाज की बिक्री में यह रकम लटक गई थी। मुल्ला ने कहा, सूद समेत इस रकम की वसूली की जाएगी। मुल्ला का यह आदेश कर्मचारियों पर भारी पड़ा। वे आपस में विचार करने लगे कि एक तो डूबी रकम का पता चला, ऊपर से खुश होने की जगह यह मुल्ला दाढ़ी सहलाते हुए बोल रहा है कि सूद समेत बकाये की वापसी होनी चाहिए। प्यादे दौड़ाए गए मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज का मालिक बुखारा में ही रहता था मगर 10 महीनों से जहाज के साथ निकला हुआ था। कब लौटेगा किसी को पता नहीं। यही सूचना ला सके प्यादे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अनुमान लगाया, पानी के जहाज से कहीं भी जाने में 5-6 महीने लगते हैं और आने में भी 5-6 महीने।
तो यह कारोबारी जो 10 महीने से बाहर है अब लौटने वाला है। एक दिन सेठ करीम के सामने मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस डूबी रकम की चर्चा छेड़ दी। सेठ करीम ने समझा कि मुल्ला नसीरुद्दीन के कमाल से ही इस डूबी रकम का पता चल पाया है। इसलिए उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला साहब, यह रकम भी आप ही वसूलें। किसी और के बूते की बात नहीं कि डूबा पैसा निकाल लाए। सबके सब काहिल हैं, इन्हें बस पगार समय पर चाहिए। सेठ करीम के पास बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी दाढ़ी सहलाता रहा। सेठ करीम वहां से उठकर चला गया। तब भी मुल्ला नसीरुद्दीन वहीं बैठा अपनी दाढ़ी सहलाता रहा। दरअसल उस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन यह सोच रहा था कि जहाजी लोग बहुत दिलदार होते हैं। राजा महाराजाओं के साथ व्यापार करने के कारण उनमें राजा महाराजाओं वाले गुण भी आ जाते हैं। जहाजी जब घर लौटता है तब इफरात पैसा कमा चुका होता है। यदि समय पर उससे मिल लिया जाए तो सेठ करीम के पैसे भी वापस आ जाएंगे और ब्याज के रूप में कुछ रकम और मिल जाएगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे दिन ही अपने सभी सहयोगियों को बुलाकर कहा, जहाज वाले से पैसे वसूलने मैं जाऊंगा। ब्याज भी वसूलना मेरा काम होगा। तुम लोग सिर्फ इतना करो कि जहाजी के लौटने की खबर मुझको मिल जाए, इसकी व्यवस्था करो। अभी 10-12 दिन ही बीते थे कि एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को उस जहाजी के आने की सूचना मिल गई और मुल्ला नसीरुद्दीन दाढ़ी सहलाते हुए बिना वक्त गवाए जहाजी के मकान की तरफ पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में उसने एक गधा किराए पर लिया और 2 खाली बोरियां भी खरीद लीं। जब मुल्ला नसीरुद्दीन जहाजी के मकान पर पहुंचा तब वहां बेशकीमती सामानों की बोरियां करीने से सजाई जा रही थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जहाजी को अपना परिचय सेठ करीम के खजांची के रूप में दिया और कहा, हमारी 10 लाख अशर्फियों से 1 करोड़ अशर्फियां बनाई हैं आपने, और फिर 1 करोड़ से 3 करोड़ और 3 करोड़ से 9 करोड़ बनाकर 9 महीने में चले 10 महीने 12 दिन में पहुंचे हो। अब कर दो हमारा हिसाब, नहीं तो बादशाह जान जाएगा तुम्हारा हिसाब। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर जहाजी चकरा गया। यह सच था कि जब वह यहाँ से चला था तो जहाज पर 10 लाख अशर्फियों का माल ही लादा गया था और 1 करोड़ में उसकी बिक्री हुई थी। फिर उसने 1 करोड़ का माल जहाज पर लादा जिसकी बिक्री 9 करोड़ में हुई। यदि बादशाह को उसकी कमाई का पता चल जाए तो आधी कमाई नजराने में चली जाएगी। ऐसा सोचकर जहाजी ने मुल्ला नसीरुद्दीन को आदर से बिठाया और उसने 10 लाख अशर्फियां दी और सूद मांगने पर 3000 अशर्फियां और दी। इसके बाद मुल्ला के आगे हाथ जोड़ लिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अशर्फियों को बोरों में बंद किया और गधे पर बोरों को लादकर सीधे सेठ करीम के पास पहुंचा। सेठ करीम उस समय अपनी बेगम के साथ था। किसी को उसके कमरे की ओर जाने की इजाजत नहीं थी। कमरे के बाहर जनखों का परा था। जब मुल्ला के बार बार कहने पर भी कोई सेठ करीम को खबर करने के लिए तैयार नहीं हुआ तब मुल्ला करीम ने चीख कर कहना शुरू किया, सेठ करीम सुनो, एक गधा अशर्फियों के साथ खड़ा तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सेठ करीम के कानों तक मुल्ला नसीरुद्दीन की आवाज पहुंची। वह अपने कमरे से यह सोचकर बाहर आया कि मुल्ला नसीरुद्दीन बिना कारण तो आया नहीं होगा, जरूर कोई बहुत जरूरी बात होगी। सेठ करीम ने अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, आओ मुल्ला नसीरुद्दीन। नहीं सेठ करीम, आज मुझे नहीं, इस गधे को बोरे सहित कमरे में बुलाओ। 10 लाख 3000 अशर्फिया यह गधा जहाजी के घर से ले आया है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। सेठ करीम को समझ में आ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन जहाजी के पास से उसकी डूबी रकम सूद समेत निकाल लाया है। नसीरुद्दीन के इशारे पर वह गधे को कमरे में ले गया और अशर्फियों से भरी बोरियां उतारकर गधे को वापस लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे की लगाम थामते हुए सेठ करीम से कहा, सेठ, मुझे अभी 2 अशर्फिया दे दो, 1 अशर्फी गधे का किराया और 1 अशर्फी की दोनों बोरियां। अरे, गधे का भाड़ा अशर्फियों में? 1 अशर्फी में 2 बोरियां तो महंगी हैं, सेठ करीम ने चौंककर पूछा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, भाड़ा गधे का नहीं सोचता मैं तो देखता हूं कि गधे को भाड़े पर किसने लिया है। मुल्ला नसीरुद्दीन नाम है मेरा। हर काम का मेरा अपना तरीका है। सेठ करीम ने विनम्रतापूर्वक कहना शुरू किया, अरे मुल्ला साहब, आप तो नाराज हो गए। ये लीजिए 2 अशर्फिया। मैं भला आपको नाराज कर सकता हूं? यह डूबी रकम निकाल लाने और 3000 अशर्फियों अधिक लाने का इनाम भी तो आपको मिलना ही चाहिए। कल आप अपना हिसाब किताब देख लें। आपकी जो लेनदारी होगी वह और अपनी तरफ से जो देना होगा वह भी मैं कल दे दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन 2 अशर्फिया लेकर वहां से चल दिया। गधे वाले को उसने 1 अशर्फी दी तथा 1 अशर्फी अपनी जेब के हवाले कर गधे वाले की दुआएं लेता हुआ अपने घर लौट गया। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन एक बड़ी सी रोटी लपेटकर कांख में दबाए सेठ करीम के पास पहुंचा। सेठ करीम ने मुल्ला नसीरुद्दीन का यह अंदाज देखा तो उससे पूछा, क्या बात है मुल्ला साहब, आपने कांख में क्या दबा रखा है? सेठ साहब, यह है मेरा हिसाब लेनदारियों का। आप हिसाब किताब में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करते और आदमी है गलतियों का मजमुआ। आखिर मैं भी आदमी ही हूं। मैंने सोचा कि गलती मुझसे भी हो सकती है, इसलिए अपना हिसाब मैंने रोटी पर तैयार किया है। क्या पता कि गलती निकल ही आए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। क्या मतलब? सेठ करीम ने पूछा। मतलब यह कि लेखाकार को आपने एक गलती पर कागज का पुलिंदा निगलने की सजा सुनाई थी। मैं कागज नहीं खा सकता, इसलिए मैं रोटी पर हिसाब लिख लाया हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। सेठ करीम को मुल्ला के इस कथन से बड़ी ग्लानि हुई। उसने उस दिन ही लेखाकार को नौकरी पर बुला लिया और मुल्ला नसीरुद्दीन को 3000 अशर्फिया देकर विदा किया। जब मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से जाने लगा तब अचानक सेठ करीम को एक झटका सा लगा कि तेज दिमाग नसीरुद्दीन अब उसका मुलाजिम नहीं है, तो उसके मुंह से निकला, अब क्या होगा? दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। निजी मामला, बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन के दिन फिरते देर नहीं लगी और फाकाक्षी के दौर से गुजरकर वह फिर से संपन्नता की बुलंदियां छूने लगा। जमींदार ने उसे 25 बीघा जमीन किसी बात पर खुश होकर दे दी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन में लगन और मेहनत की कमी तो थी नहीं। वह मनोयोग से अपने नए काम में जुट गया और जल्दी ही किसानी के जरूरी गुर सीखने लगा। किस मौसम में कौन सी फसल उगानी चाहिए, किस फसल में कब कब और कितना पानी डालना चाहिए, किस फसल की कोड़ाई कब होती है, निराई के वक्त किन बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, आदि बातें उसे जवानी की याद हो गईं। उसने अपने खेत में बाजरा लगाया था और प्रतिदिन खेत की चौहद्दी की परिक्रमा करता था ताकि खेत में कहीं कुछ कमी दिखे तो उसकी भरपाई में वह लग जाए। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने खेत की मेंढ से गुजर रहा था कि उसने देखा उसके खेत में उसके एक पड़ोसी शमसुद्दीन का बैल घुस आया है और छुट्टा घूम घूम कर फसल नष्ट कर रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने पड़ोसी शमसुद्दीन के पास जाकर कहा, शमसुद्दीन भाई, आपका बैल मेरे खेत में घुस आया है। आप चलकर अपने बैल को पकड़कर ले आइए। वह मेरी फसलों को नष्ट कर रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन जितना सीधा सादा इंसान था, ठीक उसके विपरीत शम्मुद्दीन बहुत ऐंठन वाला घमंडी इंसान था। मुल्ला नसीरुद्दीन को खैरात में जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा मिलने से वह उससे ईर्ष्या करने लगा था। पहलवानी का शौक था उसे, जिसके कारण वह हट्टा कट्टा और दमदार भी था।
हमेशा अपनी रोबीली मूंछों पर वह ताव देता रहता था। जब मुल्ला ने उससे बैल के खेत में घुस आने की शिकायत की तो वह मूंछों पर ताव देता हुआ जोर जोर से हंसने लगा। फिर कहा, अरे तुम कैसे किसान हो जो यह भी नहीं जानते कि जब कोई जानवर किसी खेत में घुस जाए तब यह किसान और जानवर के बीच का मामला होता है, जिसमें तीसरे को कुछ न बोलना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अब जानो तुम और जाने बैल, मैं बीच में क्या करूं? यह तो तुम दोनों के बीच का निजी मामला है। मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से चुपचाप अपने खेत की तरफ लौटा। रास्ते में उसे एक पेड़ की लंबी टहनी मिल गई। उसने उस टहनी को उठाकर देखा। लठ की तरह यह टहनी भारी, ठोस और मजबूत थी। वह लठ लेकर अपने खेत में घुसा और ताबड़तोड़ बैल पर लठ बरसाने लगा। बैल जिधर से भागना चाहे मुल्ला तेजी से उस ओर जाकर लठ चलाने लगता। थोड़ी देर के बाद शमसुद्दीन मुल्ला के खेत की ओर अपने बैल को देखने आया। तब उसे फटफट फटाक की आवाजें सुनाई पड़ने लगीं। मुल्ला के खेत से लठ चलने की आवाज से शमसुद्दीन चौंक पड़ा और आशंकित हो उठा कि कहीं मुल्ला उसके बैल की धुनाई तो नहीं कर रहा है। खेत के करीब पहुंचकर उसने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसके बैल को घेर घेर कर लठ मार रहा है। उसने खेत की मेंढ से ही चीखकर कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, यह क्या कर रहे हो? तुम मेरे बैल को मार डालोगे क्या? मुल्ला ने सादगी से कहा, यह जानवर मेरे खेत में है। यह जानवर और मेरे बीच का निजी मामला है। इसमें किसी तीसरे को दखल देने की जरूरत नहीं। मैं चाहूं तो इसे चरने दूं, चाहूं तो पीहूं, कोई तीसरा इसमें कैसे पड़ सकता है? शमसुद्दीन के होश ठिकाने आ गए और उसने मुल्ला को वचन दिया कि अब वह बैल को कभी उसके खेत की ओर नहीं फटकने देगा। शमसुद्दीन के तेवर ढीले होते देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुल्ला नसरुद्दीन की मजेदार कहानी, पानी के जादू से धन की प्राप्ति। दोस्तों, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाहर एक छोटे से रास्ते पर जा रहा था। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे खड़ा एक आदमी सिर झुकाकर बैठा था। मुल्ला ने देखा कि वह बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था, जैसे किसी बड़ी समस्या से जूझ रहा हो। मुल्ला उसके पास गया और बोला, क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? आदमी ने सिर उठाया और कहा, मुल्ला, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कभी वह खुशी नहीं मिलती जिसकी मुझे उम्मीद है। मुझे लगता है कि मैं कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुल्ला ने उसकी बात सुनी और सोचा, इस आदमी को थोड़ी सी उम्मीद और हिम्मत देने की जरूरत है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो, मेरे पास एक जादुई तरीका है जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। आदमी ने हैरान होकर पूछा, जादुई तरीका? तुम क्या कह रहे हो मुल्ला? मुल्ला ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, यह एक बहुत पुराना तरीका है। तुम्हें बस मेरे साथ आना होगा और नदी के पानी से एक खास काम करना होगा। आदमी, जो पहले से ही परेशान था, अब और अधिक उत्सुक हो गया। उसने कहा, मैं तैयार हूं। बताओ मुझे क्या करना होगा। मुल्ला ने उसे नदी में ले जाकर कहा, तुम्हें नदी के पानी से एक बाल्टी पानी भरनी होगी, लेकिन ध्यान रखना, जब तुम पानी लाओ तो उसे बिना देखे वापस लाना होगा। आदमी थोड़ी देर तक यह सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसने मुल्ला के आदेश को मानते हुए बाल्टी में पानी भर लिया। जब वह पानी लेकर वापस आया तो मुल्ला ने कहा, अब इसे बिना देखे घर ले जाओ। याद रखना, अगर तुमने पानी में से कोई भी बदलाव देखा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आदमी ने इसे चतुराई से लिया और बिना पानी देखे घर के रास्ते पर चलने लगा। लेकिन जब वह घर के पास पहुंचा तो अचानक उसके मन में ख्याल आया
क्या होगा अगर इस पानी में कुछ खास हो? क्या मुल्ला मुझे कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहा था? उत्सुकता और चिंता के मिश्रित भाव से उसने पानी देखा, और जैसे ही उसने बाल्टी का पानी देखा, उसे एहसास हुआ कि उस पानी में कुछ बदल चुका था। अब वह मन ही मन निराश हो गया क्योंकि उसने मुल्ला के बताए तरीके को नहीं माना था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ बाल्टी लेकर मुल्ला के पास वापस लौटा। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुमने कहा था कि अगर मैंने पानी को देखा तो कुछ गलत होगा, लेकिन मैंने ऐसा किया और अब सब कुछ बिगड़ गया है। मुल्ला ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो, तुमने देखा कि तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हारे भीतर था, लेकिन तुम्हारी उत्सुकता और जल्दबाजी ने उसे खराब कर दिया। तुमने पानी को देखा क्योंकि तुम बहुत जल्दी में थे, लेकिन असल में यह पानी तुम्हारी मेहनत और धैर्य का प्रतीक था। अगर तुमने उसे बिना देखे रखा होता तो तुम्हें सफलता मिलती। आदमी ने समझ लिया और उसने मुल्ला का धन्यवाद किया। वह अब जान गया था कि जीवन में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी और उत्सुकता से चीजें बिगड़ सकती हैं। कहानी का संदेश। मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य और संयम रखना जरूरी है। किसी भी समस्या का समाधान जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर और सही कदम उठाने से मिलता है। अपनी मेहनत में विश्वास रखना और धैर्य से काम करना ही असली सफलता की कुंजी है। मुल्ला नसरुद्दीन समझदारी का सवाल। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव में बैठा था, और जैसे ही उसने गांव के लोगों को इधर-उधर जाते देखा, एक नया सवाल उसके दिमाग में आया। उसने सोचा, क्यों न मैं एक मजेदार परीक्षा लूंगा और गांव वालों को उनकी समझदारी की परख में डालूं। मुल्ला ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने सबको अपने घर बुलाया और उन्हें बताया, मैंने एक नई परीक्षा तैयार की है, जिसमें आप सबको अपनी समझदारी साबित करनी होगी। जो भी सही जवाब देगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। गांव वालों में हलचल मच गई। सभी लोग मुल्ला के घर पहुंचे और उत्सुकता से इंतजार करने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा। हर सवाल का सही जवाब देने पर आपको एक बड़ा इनाम मिलेगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने पहला सवाल पूछा, अगर एक आदमी के पास एक बकरा है और वह बकरा भाग जाए तो उस आदमी को क्या करना चाहिए? गांव वालों ने बहुत सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। कुछ समय बाद एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, वह आदमी बकरा पकड़ने के लिए दौड़ेगा और उसे वापस ले आएगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब, लेकिन आसान भी था। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि बकरा क्यों भागा? क्या कभी तुमने उसके मन की बात सोची? गांव वाले चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। मुल्ला ने फिर कहा, अच्छा, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी के पास 3 बीवियां हैं और वह उन्हें कभी एक साथ नहीं रखता। वह उन्हें हमेशा अलग अलग घरों में भेजता है। आप क्या समझते हैं? मुल्ला ने पूछा। गांव वाले और ज्यादा चकरा गए और सोचने लगे। थोड़ी देर बाद एक औरत खड़ी हुई और बोली, वह आदमी अपनी बीवियों को संतुष्ट रखने के लिए उन्हें अलग अलग घरों में भेजता है, ताकि कोई समस्या न हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर से हंसी में कहा, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि वह आदमी उन बीवियों से क्यों दूर रहता है? क्या उसकी सच्ची वजह कभी समझी है? गांव वाले अब पूरी तरह से उलझ गए थे। वे नहीं समझ पाए कि मुल्ला क्या कहना चाहता है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े ही सरल सवाल थे, लेकिन जवाब कुछ गहरे होते हैं। क्या कभी सोचा है कि क्यों बकरा भागता है या बीवियों को क्यों अलग रखा जाता है? इसका अर्थ कभी समझा है? आखिरकार मुल्ला नसरुद्दीन ने आखिरी सवाल पूछा,
अगर तुमसे कोई कहे कि तुम एक खजाना ढूंढ सकते हो, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी, तो तुम क्या करोगे? गांव वालों ने सोचा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। कुछ ने कहा, मैं अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से वह खजाना ढूंढ लूंगा। मुल्ला ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। खजाना केवल धन नहीं होता, वह तुम्हारी समझदारी और मानसिक शांति भी हो सकती है। कभी सोचा है कि जो तुम्हारे पास है वही सबसे कीमती है? गांव वालों ने फिर से एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुल्ला ने धीरे धीरे सबको समझाया, हमेशा जवाब पर ध्यान मत दो, कभी कभी सवाल का अर्थ ही हमें सिखाता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। सीख। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैं जानता हूं कि मैं 3 आसान सवाल पूछ रहा था, लेकिन तुम सबने कभी इन सवालों के उत्तर पर ध्यान नहीं दिया। जीवन में कभी भी किसी सवाल का उत्तर बिना सोच समझे मत दो। हर सवाल के पीछे कुछ गहरे अर्थ होते हैं। सही उत्तर सिर्फ वही होता है जो तुम्हारे अनुभव और सोच के आधार पर सही लगे। गांव वाले चुपचाप सुन रहे थे। अचानक सबको यह एहसास हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन ने उन्हें सिर्फ चतुराई के सवाल नहीं पूछे थे, बल्कि जीवन के उन पहलुओं को समझने के लिए चुनौती दी थी जिन्हें वे अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। आखिरकार मुल्ला ने कहा, सच यह है कि सबसे बड़ी समझदारी तब आती है जब हम सवालों से ज्यादा उनके उद्देश्य और उनके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए और मुल्ला नसरुद्दीन के इस दृष्टिकोण को सराहा। वे अब हर सवाल और परिस्थिति को गहरे से समझने की कोशिश करते थे। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी हमें हर चीज का गहराई से मूल्यांकन करना चाहिए और जीवन के छोटे सवालों और घटनाओं को अधिक समझदारी से देखना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन को चाहने वालों की कमी नहीं थी, उसी तरह उससे जलने वालों की भी कमी नहीं थी। उससे ईर्ष्या रखने वाले हमेशा ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जिसमें उन्हें उसकी खिल्ली उड़ाने का मौका मिल जाए। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर करने निकला था। हमेशा की तरह उसने लंबा चोगा और सलवार पहन रखा था। पाँव में नक्काशीदार जूती थी और सिर पर नोकदार लंबी टोपी। अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला अपनी गली में लंबे डग भर रहा था कि उसका एक पड़ोसी, जो कहीं से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगने के कारण गिर पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय उसके पास ही था, इसलिए बिना समय गवाए उसने उसे उठाया और उसके कपड़ों की गर्द झाड़ने लगा तो देखा उस व्यक्ति के पाजामे से घुटने के पास खून रिस रहा है। मुल्ला को यह समझते देर नहीं लगी कि उस व्यक्ति का घुटना गिरने के कारण जख्मी हो गया है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, अपना पाजामा घुटने तक उठा लो, मैं गेंदा के पौधे के पत्ते तोड़ लाता हूँ। उसका रस लगा देने से तुम्हारा जख्म भर जाएगा, खून गिरना तो तुरंत बंद हो जाएगा। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन बिना किसी की इजाजत लिए एक घर के आगे सजावट के लिए लगाए गए गेंदे के पौधों से कुछ पत्तियां तोड़ने लगा। यह अहाता जिसमें गेंदा के पौधे लगाए गए थे रहमत खान का था। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन से बैर रखता था। उसे इस बात की रंजिश थी कि एक ही मोहल्ले में रहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन को दूर दूर तक लोग जानते और मानते हैं, जबकि मुल्ला नसीरुद्दीन की माली हैसियत उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसे कोई नहीं जानता। मानने की तो बात ही जुदा है। जब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को गेंदा के पत्ते तोड़ते देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। जलन से वह सुलग उठा और झल्लाई आवाज में बोला, मियां नसीर, यह क्या कर रहे हो? गेंदा के पौधे मैंने घर की शोभा के लिए लगाए हैं और तुम उसके पत्ते नोच रहे हो, वह भी बिना इजाजत। मुल्ला नसीरुद्दीन जानता था कि रहमत खान उससे खार खाए रहता है,
किंतु अभी वह वाकई बिना इजाजत उसके लगाए गेंदे पौधों के पत्ते तोड़ रहा है। यह ख्याल आते ही कि रहमत का टोकना उचित है, उसने मासूमियत से कहा, माफ करना रहमू, इस आदमी के घुटने छिल गए हैं। उस रिश्ते खून को देखकर मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहा सिवा इसके कि इसके जख्म से खून बहना बंद हो जाए। मैंने यहाँ गेंदे के पौधे देखे तो याद आया कि इसके रस से खून का बहना बंद हो सकता है। बस मैं गेंदा के पत्ते बेख्याली में तोड़ने लगा। ऐसा कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन गेंदे के पत्तों को अपनी तलहथी पर मसलता भी रहा। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन को नीचा दिखाने पर आमादा था। उसने उससे कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम इस आदमी का ठीक से इलाज कर लो। मैं भी एक हकीम की तलाश में था। अब तुम पास में हो तो क्या गम है, तुमसे ही अपना भी इलाज करवा लूंगा। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि तुम हकीमी भी करते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन रहमत खान की बातों में छुपे व्यंग्य को समझ रहा था, मगर उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही उसने उस चोटिल व्यक्ति के जख्म पर गेंदे के पत्तों का रस टपकाया। वाकई खून का बहना रुक गया। वह व्यक्ति मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद कहता हुआ विदा हो गया। तब तक रहमत खान अपने दरवाजे पर खड़ा रहकर मुल्ला नसीरुद्दीन की हकीमी देख रहा था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने काम से मुक्त हुआ तब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को व्यंग्य भरी से देखते हुए कहा, हाँ तो हकीम साहब, मुझे भी आपसे इलाज करवाना है। आप तो खुदाई खिदमतगार हैं, मेरा भी भला करें। मुल्ला नसीरुद्दीन समझ रहा था कि रहमत खान उसका मजाक उड़ा रहा है, मगर अपनी शैली में जीने का आदि मस्तमलंग मुल्ला अपने पड़ोसी रहमत खान की व्यंग्यबुझी बातों से अप्रभावित रहा और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तो सही, तकलीफ क्या है? जितना तजुर्बा है उतनी मदद तो मैं किसी की भी करूंगा। रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने खड़े होकर अपनी तोंद सहलाते हुए कहा, कल रात एक अजीब वाकया हुआ। वह भी तब जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था। नींद में ही मुझे अकबकाहट महसूस हुई। मेरी आदत है कि मैं मुंह खोलकर सोता हूं। अकबकाहट के मारे मुझे जम्हाई आई और जम्हाई के कारण मेरा मुंह पूरा खुल गया। मेरे घर में बहुत चूहे हैं। जिस वक्त मैं जम्हाई ले रहा था उसी वक्त एक चूहा तेजी से दौड़ता हुआ आया और मेरे मुंह में घुसकर गले की नली के रास्ते मेरे पेट में पहुंच गया और वहीं ऊधम मचाए हुए है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि यह चूहा मरे और मेरे पेट में शांति हो। बस इतनी सी बात। यह तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि चिंतित हुआ जाए। मुस्कुराते और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, देखो रहम, तुम बड़ा सा मुंह खोलकर जम्हाई लेना जानते ही हो। बस कहीं से एक छोटी सी बिल्ली पकड़ लाओ और मुंह बड़ा सा करके बिल्ली को गटक जाओ और 2-3 बार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं करवटे लो और इसके कुछ देर बाद एक कटोरा ठंडा दूध पी लो। फिर देखो कमाल, बिल्ली चूहे को निगल जाएगी और तुम्हारे पेट में चल रहा चूहे का ऊधम बंद हो जाएगा। और हाँ, यह समस्या तो केवल सामान्य ज्ञान से हल हो जाने वाली समस्या थी, इसमें हकीमी की कोई जरूरत ही कहाँ थी। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से लंबे डग भरने लगा। वह अपनी दाढ़ी भी सहलाता जा रहा था और मस्त चाल से चल भी रहा था। और रहमत खान कभी मुल्ला नसीरुद्दीन को तो कभी अपने अहाते में गेंदे के पौधों को देख रहा था ठगासा। दोस्तों की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के सामने 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक चीख कर कह रहा था, यहाँ से तुम तब ही जा सकोगे जब मुझे मेरे मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे। दूसरा आदमी, जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, बार बार उसकी मिन्नत कर रहा था, बाबू साहब कुछ नहीं तो कुछ नहीं ही होता है। यह कोई चीज तो है नहीं जिसका आदान प्रदान हो सके। मगर वह आदमी अड़ा था।
मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन काफी देर से उन दोनों की यह दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वह टहलता हुआ उन दोनों के पास आ गया और उनसे पूछा, क्यों झगड़ रहे हो भाई? जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, उसने रुआसे स्वर में कहा, हुजूर, इनसे मैंने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर रखने में मदद ली है। जब ये गट्ठर उठा रहे थे तब मुझसे पूछा था, तुम इस सहायता के एवज में मुझे क्या दोगे? मैंने इनसे साफ कहा, कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि बोलो, तुम्हें कुछ कहना है? दूसरे व्यक्ति ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं पाने के लोभ में इस व्यक्ति का गट्ठर उठाया और यह व्यक्ति बिना कुछ नहीं दिए ही यहाँ से जाना चाहता है। मैं तो बिना कुछ नहीं लिए इसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा, अच्छा, अब झगड़ना बंद करो। मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। फिर उसने अपने घर के दरवाजे के पास पड़ा एक खाली घड़ा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोला, जाओ, उस घड़े को वहां से उठाकर लाओ। वह व्यक्ति घड़ा उठाकर ले आया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, उस घड़े में क्या है? उस व्यक्ति ने घड़े में झांक कर कहा, घड़े में कुछ नहीं है। ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अब तुम उस घड़े से कुछ नहीं निकाल लो और घड़ा वहीं रखाओ जहां से उसे उठाकर लाए हो। वह व्यक्ति असमंजस की स्थिति में थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर घड़ा उठाकर जहां से उठाया था वहीं रखाया और अपनी राह चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गट्ठर लिए खड़े व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अब तुम भी जाओ, और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की ओर मुड़ गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मदरसे की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मिस्त्री का काम सीखने के लिए अपने गांव से प्रतिदिन पैदल ही शहर जाने लगा था। शहर जाने पर उसने शहर की रौनक और रंगीनियां देखीं। बड़े बड़े मकान देखे। साफ सुथरे कपड़ों में आते जाते लोगों को देखकर वह सोचता, जब वह काम सीखकर कुछ कमाने लगेगा तब अपने लिए ऐसे कपड़े बनवाएगा जिसे जो भी देखे तो देखता रह जाए। शाम को जब वह शहर से अपने गांव लौटता तो उसका दिमाग इसी गुंधुन में लगा रहता कि उसके कपड़े कैसे होने चाहिए जिसे लोग देखें तो देखते ही रह जाएं। एक दिन शहर से लौटने में उसे थोड़ी देर हो गई। उस्ताद ने उस दिन उसे शहर घुमाया और अफीम के अड्डे पर भी ले गया। उस दिन उस्ताद को कहीं से पैसे मिले थे। उन पैसों को पाकर वह बहुत खुश था। मुल्ला नसीरुद्दीन शहरी जीवन के बारे में बहुत कम जानता था। उस दिन अपने उस्ताद के साथ उसने बहुत कुछ नया देखा था। उसका उस्ताद अफीमची था। जब वह नसीरुद्दीन को शहर घुमा रहा था तभी उसे अफीम की तलब महसूस हुई। वह नसीरुद्दीन को साथ लेकर अफीम के अड्डे पर पहुंच गया। खुद तो अफीम खाई ही, थोड़ी सी अफीम नसीरुद्दीन को भी चटा दी। अफीम खाने के थोड़ी देर बाद ही नसीरुद्दीन को यह दुनिया हसीन लगने लगी। सब कुछ अच्छा अच्छा सा दिखने लगा। इससे पहले मुल्ला नसीरुद्दीन ने कभी कोई नशा नहीं किया था। अफीम की पिनक में उसे यह दुनिया बहुत बदली हुई सी लग रही थी। उसके उस्ताद पर भी अफीम की धुन की सवार हो गई थी। वह लगातार गाना गाए जा रहा था। खुद अपने मुंह से गाने के साथ चलने वाला संगीत भी बजाता और फिर ऊंचे स्वर में कुछ गाने लगता। आवाज उसके मुंह में फंसती हुई निकलती जिससे यह समझ पाना मुश्किल होता कि वह गा क्या रहा है। किसी तरह मुल्ला नसीरुद्दीन अपने उस्ताद को उसके घर छोड़ आया और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचकर मुल्ला को उस समय भीड़ कम महसूस हुई। दरअसल रात चढ़ आई थी।
बाजार की दुकानें बंद हो चुकी थीं, जिसके कारण सड़कों पर लोग कम थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन चूंकि अफीम की पिनक में था इसलिए उसे समय का एहसास नहीं था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि रात चढ़ाई है, इसलिए दुकानें बंद हो गई हैं। वह चकित और भ्रमित सा शहर के बाजार वाले इलाके से गुजरा। उसे कई बार यह भ्रम भी हुआ कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है, किंतु इस भ्रम के साथ ही वह चैतन्य होकर सड़क के दाएं बाएं देखने लगता तो पाता कि वह सही सड़क पर ही चल रहा है। इस तरह ठमकते चलते मुल्ला नसीरुद्दीन उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से उसके गांव के लिए सीधी सड़क जाती थी। मुल्ला उस सड़क पर पहुंचने के बाद आश्वस्त हुआ कि वह सही सड़क पर और सही दिशा में चल रहा है। उसने याद किया, यह सड़क सीधे ऊंचे घेरे वाले कुएं तक ले जाएगी और कुएं की बाईं तरफ से खेत के बीच से निकलने वाली पगडंडी से चलकर वह सीधे अपने घर पहुंच जाएगा। यही रास्ता उसे बहुत कम समय में उसके घर पहुंचा देगा। आश्वस्त होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन की चाल में फर्क आ गया। अब वह लंबे डग भरता हुआ चल रहा था। वह मन में सोचता, अब 10 कदम के बाद शीशम के वृक्षों की कतार शुरू हो जाएगी। गांव वालों ने श्रमदान करके इस सड़क के दोनों किनारों पर शीशम के पौधे लगाए थे। शीशम का सिलसिला खत्म होते ही फलदार वृक्षों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा ऊंचे घेरे वाला कुआं। इस तरह मन ही मन राह स्मरण करता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन कुएं तक पहुंच गया। पूर्णिमा की रात थी। मध्यरात्रि का समय था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन कुएं के पास पहुंचा और वह उस खेत की पगडंडी की ओर जाने ही वाला था जो सीधे उसे अपने घर तक ले जाती, उसके मन में ख्याल आया, चलो जरा झांक लें, कुएं में कितना पानी है। मुल्ला नसीरुद्दीन सीधे घूमा और कुएं की जगत पर चढ़ गया और उसमें झांककर कुएं के पानी का अनुमान लगाने लगा। अभी कुएं में झांकते हुए 2-4 पल ही बीते होंगे कि मुल्ला को कुएं के पानी में चांद की प्रतिच्छाया दिखाई पड़ी। मुल्ला चौंक गया, अरे बाप रे, यह तो गजब हो गया। चांद अपनी जगह से कुएं में उतर गया है। कहते हैं कि सूरज, चांद, सितारे पृथ्वी के इर्द गिर्द एक नियम से बंधे रहते हैं। इस नियम में परिवर्तन से तो सारी सृष्टि का नियम प्रभावित हो जाएगा। फिर अपनी इस पृथ्वी पर भी तो उथल पुथल मच जाएगी। फिर हमारा घर और खेत, इन पर भी तो असर पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी भी तरह चांद को कुएं से निकालकर उसे उसके स्थान पर पहुंचाना ही होगा, तब ही रह पाएगी पृथ्वी सुरक्षित। मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने उस समय एकमात्र उद्देश्य था, कुएं में डूबे चांद को बाहर निकालना और फिर चांद को रस्सी के फंदे में डालकर आसमान की तरफ उछाल देना ताकि चांद अपने स्थान पर पहुंच जाए। अफीम की पिनक में मुल्ला नसीरुद्दीन देर तक इसी गुंधुन में लगा रहा कि चांद को कुएं से कैसे निकाले। तभी मुल्ला की नजर कुएं की मुंडेर पर रखी रस्सी पर पड़ी। यह रस्सी कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी बांधने के काम आती थी। रस्सी देखते ही मुल्ला नसीरुद्दीन उछल पड़ा और आसमान की तरफ हाथ फैलाकर कहा, या खुदा, आखिर रस्सी मिल ही गई। अब मेरा काम आसान हो गया है। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने रस्सी उठाई, पानी में झांककर चांद की गोलाई का अनुमान लगाया और फिर अपने अनुमान के मुताबिक चांद की गोलाई के बराबर रस्सी का फंदा तैयार किया तथा बहुत सतर्कता से रस्सी को कुएं में फेंका। रस्सी को दाएं बाएं घुमाकर मुल्ला ने एक झटका दिया और फिर उसे पानी से खींचने लगा। रस्सी आसानी से पानी से बाहर आ गई। चांद उसमें नहीं फंसा था। खाली रस्सी देखकर मुल्ला को निराशा हुई। उसने रस्सी का फंदा फिर से ठीक किया और फिर करीने से उसे पानी में डाल दिया। उसने फिर रस्सी खींची और इस बार भी उसे निराशा हाथ लगी। मुल्ला ने तीसरी बार रस्सी का फंदा बनाया और चांद को पकड़ने के लिए उसे पानी में डाला। संयोग से इस बार रस्सी का फंदा कुएं में किसी मजबूत चीज में जा फंसा।
मुल्ला ने रस्सी खींचने की कोशिश की मगर रस्सी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े वह लगाएगा और चांद को कुएं से निकालकर ही दम लेगा। मुल्ला थोड़ा सुस्ताता फिर एड़ी चोटी का जोर एक करके रस्सी को खींचता। अंततः मुल्ला ने कुएं के मेहराब पर एक पांव को टिकाया और अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींची। बार बार जोर लगाने और ढीला छोड़ने से रस्सी जिस चीज में फंसी थी उससे एक झटके में निकल गई और जोर लगाते ही मुल्ला नसीरुद्दीन चारों खाने चित गिरा। कुएं के मेहराब के चारों तरफ बने पक्के चबूतरे पर मुल्ला नसीरुद्दीन जब गिरा तो उसके सिर का पिछला भाग पक्की सतह से टकरा गया और इस चोट से मुल्ला नसीरुद्दीन की चेतना लुप्त हो गई। थोड़ी देर तक वह चित पड़ा रहा। जब धीरे धीरे उसकी चेतना लौटी और उसने आंखें खोली तो सारा आसमान उसकी आंखों के सामने था। जमीन पर चारों खाने चित पड़ा मुल्ला नसीरुद्दीन यह देखकर अपनी पीड़ा भूल गया कि आसमान में चांद सितारों की मजलिस में अपनी पूरी दमक के साथ मौजूद है। उसने मन ही मन खुदा को धन्यवाद दिया कि यह कायनात बर्बाद होते होते बच गई। फिर वह अपनी जगह से उठा और बिना कुएं के पानी में झांके अपने घर जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। सामने आसमान में चांद दमक रहा था और चांद को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन सोच रहा था, आज मैंने समय पर नहीं देख लिया होता तो कुएं में ही डूब गया होता चांद। मुल्ला का हर कदम जो उसके घर की तरफ उठ रहा था बहुत तसल्ली भरा कदम था, जैसे उसने कोई किला फतह किया हो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बगिया के फूलों को पानी से सींच रहा था। उसी समय उसके पास एक आदमी आया और कहने लगा, मुल्ला जी, मैं आपके गुणों से बहुत प्रभावित हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मुझ में भी आपके जैसे गुण हों। मुझे आप अपना शिष्य बनाकर ऐसे गुर सिखा दें जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। लेकिन मुल्ला जी, आपको मेरा गुरु बनने से पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। हाँ हाँ, पूछो, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस आदमी में रुचि लेते हुए कहा। उसे वह आदमी काफी दिलचस्प लगा। उस आदमी ने पूछा, सूरज निकलने के बाद सुबह से शाम तक लोग बाएं दाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे भागते हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि दुनिया के तमाम लोग एक ही दिशा में चलें? यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब उस आदमी की बात सुनी तो उसे उसके साथ मस्खरी करने की सूझी। उसने कहा, अरे, तू मेरा शिष्य बनने तो आ गया मगर तू इतनी छोटी सी बात भी नहीं जानता। तू तो महामूर्ख है। अपने लिए महामूर्ख संबोधन सुनकर वह व्यक्ति बौखला गया और उत्तेजित होकर पूछने लगा, आपने मुझे महामूर्ख कहा? मैं आपको अपना गुरु बनाने आया हूँ, इस बात का भी ख्याल नहीं रखा आपने। मुझे महामूर्ख कह दिया, जबकि मेरा सवाल स्वाभाविक है। यह प्रश्न तो प्रत्येक जिज्ञासु के मन में उत्पन्न होना चाहिए। या तो आप मेरी शंका का समाधान करें या फिर मुझे बताएं कि मैं महामूर्ख कैसे हूँ। अब मुल्ला नसीरुद्दीन के चकराने की बारी थी। उसने तो सोचा था कि मजाक की बात मजाक में ही निकल जाएगी मगर यह तो अजीब हो गया। यह आदमी तो अब बेकाबू हो रहा है। कहाँ तो आया था यह मेरा शिष्य बनने, कहाँ अब बिफर कर मुझे ही गुरुता सिखाने लगा है। मन ही मन मुल्ला नसीरुद्दीन उससे निपटने के उपाय सोचने लगा। अचानक उसे कुछ ख्याल आया और उसने आगंतुक से कहा, मुझे जरूरत ही नहीं कि मैं तुम्हें परले दर्जे का बेवकूफ साबित करूं। मूर्खाम मूर्डों को कुछ भी साबित करने पर समझ में नहीं आता है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं कि यह धरती नाव जैसी है। यदि एक ही दिशा में लोग भागने लगे तो धरती उलट जाएगी, इसीलिए धरती के लोग भिन्न दिशाओं में चलते हैं। समझ गए? समझ चुके तो गर्दन हिलाओ या हाँ कहो। जब वह आदमी संशय में पड़ गया, सोचने लगा, बड़ा शातिर है यह मुल्ला नसीरुद्दीन।
मैं बचपन से पढ़ता आया हूं कि पृथ्वी गोल है और यह कह रहा है कि धरती नाव की तरह है। अगर कह दूं कि उन्होंने जो कहा मैं समझ गया तो तुरंत यह शख्स मुझसे कहेगा बेवकूफ। क्या खाक समझ रखते हो? धरती भी कहीं नाव की तरह उलट सकती है। और यदि कहता हूं कि यह बात मेरी समझ के बाहर है तब तुरंत मुल्ला नसीरुद्दीन को यह कहने का अवसर मिल जाएगा कि अरे बेवकूफ, इतनी सी बात नहीं समझ सकते। उसे उलझन में देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? वह व्यक्ति बोला, क्या कहूं? समझें तब भी और नहीं समझें तब भी मुझे आप परले दर्जे का बेवकूफ ही कहने वाले हैं। उसकी बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसकर कहा, सबके सामने जीवन के ऐसे ही सवाल हैं, क्या करोगे? इतना तो मुझे पता चल ही गया कि तुम समझदार हो, इसलिए तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। और उस दिन वह व्यक्ति मुल्ला नसीरुद्दीन का शिष्य बन गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।